लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना तेज चमकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम उस मां के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। नमस्कार, अभिनंदन, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए इस लाइव सेशन को इसलिए ले आए हैं क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि थोड़े ही दिनों बाद या जो है आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है आपको लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। और उस वैकेंसी जब आप देखेंगे उस वैकेंसी में कि आपको एक अच्छे खासे पद मिलने वाले हैं। और उसी क्रम में हमने एक पहले वीडियो बनाया था और अब उसी क्रम में ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि आप जो है कितने पदों के लिए तैयारी करने वाले हैं, या जो पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्र आया उस प्रश्न पत्र में क्या क्या चीजें थी जो आप जो है तैयारी करते वक्त आपने छोड़ दी अगर वैकेंसी दी हो तो, और अगर नहीं दी है, पहली बार दे रहे हैं, तो उस प्रश्न पत्र का विश्लेषण किस प्रकार का होगा। देखिए, जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं तो हमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी चाहिए सभी को, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें आप। तो एक तो सबसे पहला आपके पास उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है आपको। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि देखिए, पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि आपके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो कितने डीप में पढ़ा जाएगा, कितने उसका एरिया क्या होने वाला, वो सारी चीजें आपको पाठ्यक्रम से पता चलेगी। और अनावश्यक ऐसा कोई तथ्य आप न पढ़े जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को देखा है जो लगातार कहते रहते हैं कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का अर्थ ये नहीं है कि आपने एक गाइड लिया, एक बुक लिया या कोई नोट्स या कंटेंट उठा लिया आपने और आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर चुके, ऐसा नहीं है। तैयारी अगर आपको करनी है तो आप मान के चलिएगा आपको जो है क्या करना है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कंटेंट कुछ भी हो कोई समस्या नहीं है, किसी का भी कंटेंट हो बहुत अच्छा है, सभी का कंटेंट अच्छा है। कंटेंट लगभग सभी का समान होता है, कोई भी दे, मैं दूं कोई और दे, कंटेंट लगभग सभी का समान है। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि क्या वो देने वाला उस कंटेंट के डेप्थ में जा पा रहा है या उस कंटेंट में क्या चीजें जो हमें एग्जाम में चाहिए वो है कि नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष या पिछले प्रश्न पत्रों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उसके साथ ही क्या क्या जो है उस प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्नों की डेप्थ थी, प्रकृति किस प्रकार की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी महत्वपूर्ण चीज को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे क्या लाए हैं, कि प्रश्न आधारित विशेष विश्लेषण लेके आए हैं। प्रश्न आधारित का अर्थ क्या हो गया कि हम एक एक प्रश्न को डिटेल में जानेंगे कि आप जब तैयारी करेंगे और सिलेबस के उस पार्ट को उठाएंगे तो उस पार्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आगे अब क्या संभावना है और उस प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की, पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। इसके साथ ही 2022 का जो पेपर का स्तर था वो कैसा है, इसके साथ हम रणनीति देखेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी करते वक्त, किस पार्ट में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस पार्ट पर ज्यादा हमें ध्यान देना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चलिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कि पिछले पेपर में जो भूगोल का पेपर हुआ लैब असिस्टेंट वाला, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने प्रश्न आए। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान का कला साहित्य, आप सभी को पता है कि 2 पार्ट में पेपर आता है। पार्ट वन की अगर हम चर्चा कर लें, पार्ट 1 की चर्चा करें तो देखिए पार्ट 1 में राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का कला और साहित्य आता है। सबसे पहले हम बात करें पार्ट वन की, तो यहां पर आपको देखिए वैसे तो इसमें 50 प्रश्न देखने को मिलते हैं, पर यहां पर 55 प्रश्न आए। क्यों? क्योंकि 20 प्रश्न तो राजस्थान जीके के या राजस्थान भूगोल के यहां पर और 5 प्रश्न यहां पर भी पूछे गए, तो कुल मिलाकर यहां कितने हो गए, 55 प्रश्न हो गए पार्ट 1 में राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला साहित्य के। फिर बचे जो 95 प्रश्न थे वो पार्ट 2 के अंदर आए हैं। पार्ट 2 जो आपका विषय से संबंधित होता है, पार्ट 2 जैसे हमने ज्योग्राफी का एनालिसिस किया है तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में 95 प्रश्न पूछे गए। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और पर्यावरण और जैव विविधता,
इनमें से इतने इतने प्रश्न पूछे गए। सर्वाधिक प्रश्न जो है आप अगर देखेंगे तो भौतिक भूगोल में से पूछा गया, फिर उसके बाद मानव भूगोल में से 26 प्रश्न पूछे गए। उसके अतिरिक्त भारत का भूगोल जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और राजस्थान का अगर आप कंपेरिजन देखें तो देखिए भारत के भूगोल से 26 और राजस्थान के भूगोल में से 25, तो टोटल 51 प्रश्न, 150 में से 33% तो 2 ही पोर्शन हो गए, एक तो इंडिया वाला और एक राजस्थान वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें जनसंख्या भूगोल में से 19 प्रश्न पूछे गए, प्रायोगिक भूगोल में से 10 प्रश्न पूछे गए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप भारत का भूगोल पढ़ ले, भौतिक भूगोल पढ़ ले, बहुत अच्छा हो गया, राजस्थान का आर्ट कल्चर बहुत अच्छा हो गया, राजस्थान का भूगोल भी बहुत अच्छा हो गया। पर आप ये मान के चलिएगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन, तो प्रायोगिक भूगोल आना जरूरी है। ये 10 प्रश्न आपको अदर लोगों से, जो अदर हमारे साथी हैं जो इस वैकेंसी को दे रहे हैं, उनसे आपको बेहतर बनाएंगे, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद देखिए पर्यावरण में जैव विविधता में 7 प्रश्न, तो कुल मिलाकर हम बात करें तो टोटल कितने प्रश्न हो गए हैं, 95 तो आपके पार्ट बी में से आए हैं, पार्ट सेकंड में से आए, और 55 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पूछे गए पार्ट ए के अंदर। पेपर एक साथ आता है, एक ही समय मिलता है, तो 150 प्रश्न आपको टोटल मिलने वाले हैं। तो 150 में से अब देखिए राजस्थान का कला साहित्य 30 प्रश्नों का पूछा गया, राजस्थान का भूगोल जो है पार्ट 1 के अंदर 20 था और 5 यहां से, तो 25 प्रश्नों का। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो इस वाले पार्ट का करने वाले हैं, राजस्थान के भूगोल का। तो क्या इनका नहीं करेंगे? बिल्कुल इनका भी करेंगे। इसके बाद हम लेके आएंगे राजस्थान की कला साहित्य से कौन से प्रश्न पूछे गए, कौन से टॉपिक में से, और फिर उसके बाद पूरा भूगोल वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा सिलेबस उठाएंगे, उसमें से देखेंगे कौन कौन से पोर्शन में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। चलिए राजस्थान के भूगोल की चर्चा कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम देख लें सिलेबस क्या रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, नहीं पता है, तब तक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लें कि सिलेबस क्या रहा है। स्थिति और विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे इस पेपर में 1 प्रश्न देखने को मिला, ऐसे ही भौतिक विभाग जो है हमारे, उसमें से 1 प्रश्न देखने को मिला। अपवाद तंत्र में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले, लगभग 7 या 8 प्रश्न देखने को मिले। जलवायु में से 1 प्रश्न देखने को मिला, मृदा में से 2, हालांकि वो जलवायु वाले में से 1 था, 2 प्रश्न देखने को मिले। प्राकृतिक वनस्पति से इस पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आया। वन्य जीव संरक्षण से 1 प्रश्न देखने को मिला। पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे, यहां से 1 प्रश्न देखने को मिला। मरुस्थलीकरण, यहां से कोई प्रश्न नहीं आया। कृषि, जलवायु, प्रदेश और फसलों से आपको जो है 2+2, मतलब फसलों से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कृषि जलवायु प्रदेश से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो करीब करीब 3 प्रश्न है टोटल जो कृषि जलवायु प्रदेश और फसलें वाले टॉपिक में से आए। पशुधन से 1 प्रश्न पूछा गया है। सीधा सीधा देखिए, इतना इजी है पशुधन वाला पार्ट, आपको कुछ नहीं करना है, पिछली पशु जनगणना याद करनी है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होने वाला है। या करंट की कोई योजना जो पशुओं से संबंधित है वो याद कर लीजिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना, यहां से आपको जरूर 1-2 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। सिंचाई परियोजनाओं से मिल सकते हैं, इस पिछले वाले पेपर में नहीं मिले, पर आगे आने में जैसे ईआरसीपी पूर्वी नहर वाली योजना है, इंदिरा गांधी से रेगुलर प्रश्न पूछते हैं। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं सिंचाई परियोजनाओं से। जल संरक्षण से कोई प्रश्न नहीं था। परिवहन से 1 प्रश्न था। जो परिवहन वाला पोर्शन है उसमें से भी राजस्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, चाहे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात कर लें, चाहे जो अभी नए नए रेल मार्ग और राजमार्ग बनाए जा रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर से, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और खनिज संपदाओं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो कुल मिलाकर मिलने ही मिलने हैं खनिज संपदाओं से, कि कौन कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये फेवरेट प्रश्न है राजस्थान के, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तो खनिज संपदाएं पूछता ही पूछता है। तो हमें देखिए, अब ये मैंने आपको एनालिसिस क्यों बताया, ये इसलिए बताया है ताकि आप जब पढ़े उस टॉपिक को, तो आप कुछ ऐसे टॉपिक में इतना समय न दे दें कि जैसे ये अपवाद तंत्र, यहां से 7 प्रश्न पूछे गए, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 ही प्रमुख बहुत बड़ी नदियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाना है। पहला लूनी, जो आंतरिक प्रवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसमें आप जब लूनी पढ़ेंगे तो आंतरिक प्रवाह तंत्र पूरा लगभग आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको चंबल जो सबसे बड़ी परियोजना है, फिर उसके बाद माही और बनास, ये 4 नदियां आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके ये 7 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे राजस्थान के भूगोल के, ये गारंटी दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि बहुत ऐसा कोई ऐसा ऊपर से उठा के प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 4 नदियां पढ़ ली तो सब कुछ आ गया है आपके पास। तो यहां से आप तो 7 प्रश्न है। तो ये जो एनालिसिस है इसको हम आगे करते हैं और देखते हैं कौन से पार्ट में से कितने प्रश्न है और क्या पूछे गए। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की स्थिति और विस्तार। 1 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और इस बार हो सकता है कि 2 प्रश्न पूछे जाएं। क्यों पूछे जाएं? क्योंकि 2024 में वैकेंसी होने वाली है और हम सभी को पता है 50 जिले बन चुके हैं,
50 जिलों में स्थिति विस्तार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कौन सा जिला कहाँ लगता है, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, राजस्थान की सीमा जो है अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन कौन सी जिलों की, इंटरलॉक जिले कौन कौन से हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हैं इनमें से एक दो प्रश्न अगर एग्जामिनर को ऐसा लगा कि यहाँ से पूछना जरूरी, क्योंकि नया अपडेट है, इतने सालों से वो बना आ रहा था इसलिए उसने एक प्रश्न पूछ के वो निकल लिया, पर अब जो है, अब जो एग्जामिनर बैठेगा उसके पास कंटेंट है, नया कंटेंट है जो पूछा जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है स्थिति विस्तार वाले पोर्शन में कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नए जिले पढ़ने हैं, नए संभाग पढ़ने हैं, जिलों की सीमाएं पढ़नी है, उसके साथ ही जो हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें कौन कौन से कितने कितने जिले आते हैं ये भी आपको याद रखना है, ताकि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो वो आसानी से कवर हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया था कि राजस्थान में कितने जिले हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, मतलब ये कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती। बहुत इजी सा प्रश्न था। अगर हम देखें राजस्थान के मैप में अगर देख लें तो पहले के मैप की बात करें, अनूपगढ़ और फलोदी नया जिला बना है। देखिए फलोदी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये फलोदी वाला पोर्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये फलोदी है, और अनूपगढ़ और फलोदी नया बना है। तो निश्चित रूप से इन दो को अगर मिटा दें तो एक तो श्रीगंगानगर लग रहा था, एक हमारा बीकानेर लग रहा था, जैसलमेर लग रहा था और बाड़मेर लग रहा था। इस ऑप्शन के अंदर अगर देखें 4 जिले लगते थे, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इससे पहले भी जोधपुर नहीं लगता था और वर्तमान में भी जोधपुर नहीं लगता है। इसका मतलब पुराने कंटेंट में 4 जिले थे और अब जो नया कंटेंट है उसमें कितने हो गए, 6 जिले हो गए। 6 जिले, 2 कौन से बढ़ गए, 2 बढ़ गए। एक तो अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में से निकल के बना है, प्लस बढ़ गया हमारा फलोदी जो कि जैसलमेर में से निकल के बना है। तो कुल मिलाकर हम देख लें तो एक तो हो गया गंगानगर, 2 नंबर हो गया अनूपगढ़, 3 नंबर हो गया बीकानेर, 4 नंबर हो गया फलोदी, 5 नंबर हो गया जैसलमेर और 6 नंबर हो गया हमारा बाड़मेर। तो कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि पंजाब हरियाणा से कौन से लगते हैं, इसके अतिरिक्त एमपी से कौन से लगते हैं, गुजरात से कौन से लगते हैं, इंटरलॉक जिले के। जैसे आपको एक नया प्रश्न बता दूं कि पहले जालोर जो था उसकी सीमा गुजरात से लगती थी, पर अब वो कैसा हो गया, इंटरलॉक हो गया है। दिख रहा है आपको, जैसे पाली इंटरलॉक था वैसे अब जालोर भी इंटरलॉक हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो याद करते वक्त आपको जितनी संभावनाएं हो सकती है प्रश्न बनने की वो सभी याद रखनी है। अच्छी पुस्तक से अध्ययन करें, अच्छे लोगों से अध्ययन करें, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ सब लोग राजस्थान का नया भूगोल ला रहे हैं, राजस्थान का नया भूगोल ला रहे हैं। अब वो कर क्या रहे, पुराना कंटेंट अब नया क्या बदला है, पुराना कंटेंट अब नया क्या। ऐसे नहीं पढ़ना है। आप लोगों को प्रश्न आधारित कि प्रश्न कैसा बन सकता है उस पर आधारित जो है कंटेंट का अध्ययन करना है, ताकि एग्जाम में कोई समस्या नहीं हो। चलो, और हमारे जो साथी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। सुरेश जी जुड़े हैं, बिल्कुल, राम राम सुरेश जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कहां से है, भौतिक प्रदेश से। कहां से है, भौतिक प्रदेश से। प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियों की ऊंचाई अवरोही क्रम में है। देखिए मैं आपको बता दूं, भौतिक प्रदेश पढ़ते वक्त आपको महत्वपूर्ण चीजें जो ध्यान रखनी है। देखिए जो फेवरेट प्रश्न है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के भौतिक प्रदेशों से, पहला प्रश्न जो है वो अरावली से रिलेटेड होगा। निश्चित रूप से आपको अरावली से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अरावली अपने आप में एक यूनिकनेस रखती है। सारे भौतिक प्रदेशों में रेगिस्तानी भाग है, निश्चित रूप से रेगिस्तानी भी यूनिकनेस है, पर रेगिस्तान से लगातार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो एक तो हो गया अरावली वाला पोर्शन। दूसरा जो पठार वाला जो हिस्सा है वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है। ये सारे जो प्रश्न है, ये अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि मध्य अरावली में तो 2-3 चोटियां ही है, उत्तरी अरावली की चोटियां तो है ही पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम पूछी जाती है और बहुत लिमिटेड चोटियां हैं। पर आप देखेंगे दक्षिणी अरावली में भरी है चोटियां, तो वहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो भौतिक प्रदेश याद करते वक्त याद रखना कि अरावली को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा बी, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। अवरोही क्रम पूछा है, इसका मतलब है बड़े से छोटा। अगर हम चर्चा कर लें कि कौन कौन सी चोटियां हैं हमारे यहाँ, तो पहली चोटी की अगर बात करें तो पहली हमारी जो चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। सभी को पता होगा, हमारे साथी इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो जवाब दे सकते हैं। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी बताई जाती है,
1722 या कहीं कहीं 1727 भी लिखते हैं, वो जो पर्वत पर जो चट्टान है उसकी वजह से 1727 या 1722। उसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर आने वाली है वो कौन सी है? शेर। कौन सी है? शेर, जो कितनी है? 1597। फिर उसके बाद जो आती है वो आती है देलवाड़ा, या दिलवाड़ा ये बोलते हैं, दिलवाड़ा, जो कि उसी माउंट आबू पर स्थित है जहां पर गुरु शिखर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 1442। फिर उसके बाद जो आती है चौथी चोटी, जो आती है हमारी चौथी चोटी जो आ रही है वो आ रही है जरगा, जो कि उदयपुर में स्थित है। कौन सी? जरगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात कर ले तो इसकी ऊंचाई है 1431। और लास्ट में जो हम पांचवी चोटी की बात कर ले तो वो हो गई हमारी अचलगढ़। तो आपको क्रम याद रखना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारे क्रम याद रखने, क्योंकि प्रश्न जो है अब एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक में एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, अब एक बार में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसकी जो ऊंचाई है अचलगढ़ की, वो ऊंचाई हमारी 1380। तो ये सारी ऊंचाइयां जो है हमें याद रखनी है, ताकि प्रश्न कोई भी आए, कोई भी पूछा जाए, मध्य अरावली में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली में कितनी चोटियां हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम, दक्षिण से उत्तर का क्रम, या पूर्व से पश्चिम का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो हमें विथ लोकेशन याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिरोही वाला हिस्सा है, यहाँ पर अधिकांश अगर अरावली की बात कर ले तो ये हिस्सा जो है वो इस प्रकार से है, और इस वाले पार्ट में बहुत सारी चोटियां तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या है। नदियों से, मैंने आपको कहा था प्रतंत्र से सर्वाधिक प्रश्न आए, तो देखिए 4 प्रश्न तो यहाँ है और 3 प्रश्न यहाँ है, टोटल 7 प्रश्न पूछे गए केवल नदियों से। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में नदियों से प्रश्न आता ही आता है, और एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट निर्भर करता है कि वो कहां से पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। तो माही परियोजना की अगर बात कर लें, हम सभी को पता है कि माही परियोजना दक्षिणी राजस्थान का एक हिस्सा है। बांसवाड़ा में मुख्यतः इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। हालांकि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 6 जिले जो है इससे लाभान्वित होते हैं। फिर भी हम बात करें इसकी, तो इसमें कोटा चंबल से होता है, बूंदी चंबल से होता है, झालावाड़ चंबल से होता है। तो एक ही जिला है बांसवाड़ा जो कि लाभान्वित होने वाला। देखिए ये 11th स्टैंडर्ड का पेपर है, 12वीं पास का पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम मोटी मोटी अगर चर्चा कर लें तो देखिए यहां से प्रवेश करती है हमारी माही नदी बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा से प्रवेश करके ये जाती है हमारे, सॉरी ये रहा, ये बांसवाड़ा से प्रवेश करके और ये फिर डूंगरपुर होती हुई वापस। तो ये नदी जो है इसके बारे में कुछ चर्चा कर लें। माही नदी के बारे में, माही नदी पर एक त्रिवेणी बना हुआ है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम है। क्या नाम है उसका? बणेश्वर धाम, बणेश्वर धाम। और बणेश्वर धाम पर कौन कौन सी नदियां? सोम और जाखम और माही, और ये तीनों नदियां आकर मिलती है। इसके साथ ही इसकी और चर्चा कर ले माही नदी की, तो इस पर 2 बांध प्रमुख बने हुए हैं। सबसे पहला तो है माही बजाज सागर, और दूसरा है कागदी पिकअप बांध। और यहां पर ही इनकी जल विद्युत परियोजना कागदी पिकअप बांध पर ही। इसके अतिरिक्त ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहां से करती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, प्रवेश भी कहां से होता है? दक्षिण से होता है, और जो इसका निकास है वो भी कहां से होता है? दक्षिण से होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकास और प्रवेश जो है वो दोनों ही कहां से होता है? दक्षिण से होता है। कौन सी नदी है? माही नदी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें कि राजस्थान और एमपी, राजस्थान प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि राजस्थान का जो है 45% हिस्सा है और 55% हिस्सा जो है वो किसका है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का। एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए बात करते हैं आगे। माही नदी की बात हो गई, माही परियोजना की बात हो गई। अगली चर्चा अगर हम कर लें अगले प्रश्न की, तो कौन सी नदी है जो जयपुर जिले से होकर प्रभावित होती है? देखिए यहां से प्रश्न कई ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे राजमार्ग में बना कि ऐसे कौन से शहर से जो है वो कौन सा हमारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से शहर से होकर निकलती है। तो शहर भी पूछा सकता है, जैसे द्रव्यवती नदी जो है वो जयपुर शहर से होकर निकलती है। तो शहर और जिले का ध्यान रखना, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। चलिए देखते हैं।
तो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सोम। देखिए सोम नदी जो है ये होती है उदयपुर, सलूम्बर जो कि नया जिला है, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई, और ये प्रतापगढ़ में बहती हुई, किसमें डूंगरपुर के अंदर जाकर कहां मिल जाती है? ये मिल जाती है बनेश्वर धाम में, सोममाही जाखम वाला जो त्रिवेणी है उसमें। तो हम बात करें पहला उदयपुर, दूसरा सलूम्बर, तीसरा डूंगरपुर। एक मिनट, डूंगरपुर। तो ये तीन प्रमुख जिले हैं जहां पर ये बहती है। फिर उसके बाद हम बात करें जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है वो लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी, और इसकी विशेषता यह है कि ये एकमात्र सहायक नदी है लूणी की जो लूणी के दाहिने तरफ से आकर उसमें प्रवेश करती है, या उत्तर से दक्षिण की ओर आकर प्रवेश करती है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगली जो है वो है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। ये चंबल की सहायक नदी है, और चंबल की सहायक नदी होने का मतलब यही है कि हाड़ौती के पठार में बहेगी। तो कुल मिलाकर काली सिंध की अगर बात करें हम लोग, तो काली सिंध जो है वो झालावाड़ और कोटा में बहती हुई चंबल में प्रवेश कर जाती है। काली सिंध नदी, इसकी जो आहू और परवन जो है इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध नदी की। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले बाणगंगा की। तो देखिए बाणगंगा जो नदी है, गंगा नदी जो है, इसकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले तो देखिए इसको जो है अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। तो ध्यान रखिएगा, बाण से याद रखिएगा, अर्जुन सर्वाधिक श्रेष्ठ धनुधारी था, बाण चलाता था, इसलिए इसका नाम अर्जुन की गंगा के नाम से। इसके अतिरिक्त इसका जो अन्य नाम है वो है रुंडित नदी। क्या नाम है इसका? रुंडित नदी। रुंडित नदी क्यों कहते हैं? रुंडित होता कहते हैं कि ज्योग्राफी के एक टर्म में ये आता है रुंडित जो है नदी। इस प्रकार की नदी होती है जो अपने बहाव क्षेत्र में या अपने जो अपवाह क्षेत्र में है कुछ समय के लिए गायब हो जाती है और फिर वापस निकलकर दिखाई देने लगती है। तो ऐसा जो कार्य करती है नदी या ऐसा व्यवहार करती है उसको बोलते हैं रुंडित व्यवहार करना। तो ये नदी चौकी जयपुर से निकलती है, और जयपुर में भी कहां पर? बेराट की पहाड़ियों से। कहां से? बेराट की पहाड़ियों से। और बेराट से आपको याद आ गया होगा कि बेराट की सभ्यता जो है वो भी, बेराट की जो सभ्यता है वो भी इसी नदी के किनारे बनी है या मिली है। तो कुल मिलाकर अर्जुन की गंगा कहते हैं, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट की सभ्यता है। तो क्या वर्तमान में भी ये जयपुर जिले से निकल रही है? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में ये जो अभी हमारा नया जिला है जिसको हम बोलते हैं कोटपूतली बहरोड, वहां से निकल रही है, और जयपुर ग्रामीण में बहती हुई ये आगे दौसा भरतपुर होती हुई यूपी में प्रवेश करके ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना में मिल जाती है। कौन सी? बाणगंगा नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है, प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा भरतपुर है, भरतपुर में जो हमारा घना पक्षी विहार है वो भी इसी नदी के क्षेत्र में आता है। घना पक्षी विहार भी इसी के अंतर्गत आता है, भरतपुर वाला। तो कुल मिलाकर इस नदी की महत्वता इसलिए अधिक है क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टोपोग्राफी रखती है, आंतरिक रूप से बहती है, कभी कभार जब जल अधिक आ जाता है तो दिखाई देने लगती है। इसके अतिरिक्त इस नदी का जो हिस्सा है वो रुंडित व्यवहार करता है, मतलब गायब होकर वापस आ जाता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण नदी है, और ये यमुना की सहायक नदी है जो राजस्थान में बह रही है। जिलों की अगर हम चर्चा कर ले तो सबसे पहले तो कोटपुतली बहरोड हो गया। दूसरे जिले की बात करें तो हमारा जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, जयपुर ग्रामीण वाला हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया दौसा, हो गया, दौसा में से बहती है। फिर चौथा जो हिस्सा है वो है हमारा भरतपुर। तो ये प्रमुख 4 जिले हैं जहां से ये बहती है। तो प्रमुख 4 हो गए, परंतु इसका अपवा क्षेत्र वो 6 जिलों से लगता है, उसमें डीग वाला हिस्सा भी आता है कुछ एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर ले हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अंतः प्रवाही नदियां नहीं है? देखिए विशेष याद रखना, नदियों में आपको 4 नदियां तो पढ़नी है, लूणी, चंबल, ये तो पढ़नी ही है। उसके साथ आपको क्या पढ़ना है? उसके साथ आपको अंतः प्रवाही नदियां भी पढ़नी है, अंतः प्रवाही नदियां भी पढ़नी है। 1 मिनट आप वापस उपस्थित होते हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदियां नहीं है? प्रश्न क्या है? अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो सबसे पहली लीक नदी अंतःप्रवाही है, मेंढा अंतःप्रवाही है और खंडेल अंतःप्रवाही है। ये जो वाकल नदी है, कौन सी नदी? वाकल नदी जो है ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है। वाकल नदी दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली है और ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? देखिए सांबर झील की अगर हम चर्चा कर लें तो देखिए, अगर हम राजस्थान के मानचित्र की चर्चा करें तो इसमें सांबर कहां पड़ता है? तो देखिए ये जो हमारा हिस्सा है पहले नागौर के हिस्से में आता था और अब जो है वर्तमान में कहां आ गया है? सांबर झील वाला हिस्सा जो है वो कहां आ गया है? अगर हम चर्चा करें तो देखिए ये हमारा अजमेर रहा, ये नागौर रहा, ये जयपुर रहा। तो ये इस वाले हिस्से में यहाँ पर कौन है? सांबर झील है। अगर इसको मैं अलग कलर से बनाऊं आपके लिए तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? सांबर झील है। कुचामन डीडवाना और जयपुर ग्रामीण वाले हिस्से में सांबर झील आती है। अब यहाँ चर्चा करें कि कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो यहाँ से उत्तर से देखिए, यहाँ से सीकर से आती है। कौन सी नदी हमारी? सीकर से आती है खंडेल नदी। कौन सी नदी? खंडेल नदी। फिर उसके पास ही सीकर और जयपुर की पहाड़ियों से आती है खारी। कौन सी? खारी, जो कि कहां गिरती है? सांबर झील में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो जयपुर में भी मनोहर थाना, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट मिलेगा। ये देखिए ये जो मेंढा नदी है ना, ये जयपुर की नदी है और ये यहाँ पर देखिए ये जयपुर में मनोहर थाना है, यहाँ पर आती है मेंढा नदी। मेंढा नदी कहां से? जयपुर से आती है और कहां गिरती है? सांबर झील में। उसके अतिरिक्त 3 नदियां तो हो गई। चौथी नदी जो है वो अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, जिसका नाम क्या है? रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कहां गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और दक्षिण से आकर गिरने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। याद रखिएगा, बाकी तीनों उत्तर से आती है, उत्तर पूर्व से आती है और ये लास्ट नदी जो है दक्षिण से आती है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो नदियों से, झीलों से संबंधित प्रश्न जरूर याद रखिएगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसी नदी कौन सी है जो प्रारंभ भी राजस्थान से होती है और उसका अंत भी, या हम कहें वो किसी और नदी में मिलती है, वो भी राजस्थान में मिलती है। तो ऐसी नदी कौन सी है हमारी? ऐसी नदी है हमारी बनास नदी। देखिए लूनी अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकलने के बाद ब्यावर में प्रवेश करके, जो कि पहले ब्यावर में प्रवेश नहीं करती थी या करती थी पर वो अजमेर का हिस्सा था, तो अजमेर से निकलने के बाद ब्यावर से निकलने के बाद वो पाली के साथ हल्की सी सीमा बनाते हुए जो हमारा नया जिला है बालोतरा, उसमें प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जोधपुर से बालोतरा के बाद ये जालोर में प्रवेश ना करके नया जिला जो है सांचौर, उसमें प्रवेश करके आगे निकल जाती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसको लिटिल रन भी कहा जाता है। तो लूनी भी क्या है? अंतरराज्यीय नदी है, मतलब एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जा रही है। दूसरी हमारी चंबल, जो कि एमपी से आती है और हम सभी को पता है समय माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें बनास गिरती है चंबल में और सीप नदी आकर मिलती है और उस रामेश्वरम स्थान से ये आगे जाकर यमुना में, मुरादगंज में जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर उसके बाद माही की बात करें तो माही भी हमारी एमपी से आ रही है और राजस्थान में बहती हुई गुजरात में चली जा रही है। तो ये भी अंतरराज्यीय नदी है और ये अकेली कौन सी? बनास, जो कैसी है? जो राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही विलीन हो जाती है। तो बनास की अगर हम चर्चा कर लें थोड़ी सी, तो बनास की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अगर इस चित्र को देखेंगे आप तो यहां देखिए, ये देखिए ये है हमारा राजसमंद और राजसमंद के अंदर एक जगह है। राजसमंद के अंदर बात करें तो देखिए ये है हमारा राजसमंद और राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी के पास ही खमनोर की पहाड़ियां हैं। उस खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद ये जो बनास नदी है चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद ये हमारे केकड़ी होते हुए और टोंक में प्रवेश करके सवाई माधोपुर में, यहां से जो हमारी चंबल नदी आ रही है उसमें आकर मिल जाती है। तो ये है हमारी बनास नदी, यहां से प्रारंभ होकर यही समाप्त हो रही है। तो एकमात्र नदी ऐसी है जो कि राजस्थान से ही प्रारंभ होती है, राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न जो है उसका आंसर इस प्रकार से हो गया। अब हम बात करते हैं अगली नदी की कि वह जिला कौन सा है जो 3 नदियों का संगम, मैंने आपको बताया था संगम जरूर याद रखिएगा। 5 संगम बनते हैं, कौन कौन से? पहला संगम सबसे बड़ा रामेश्वरम में जो बन रहा है, बनास, सीप और जो चंबल है उसका। दूसरा संगम की अगर बात करें जो मही नदी पे बनता है, कौन सा? सोम, मही, जाखम, बनेश्वर धाम वाला, ठीक है। उसके अतिरिक्त बनास नदी जो है वो 3 जगह संगम बनाती है। कहां कहां बनाती है? सबसे पहला संगम बनता है बिंगोद में। बिंगोद में कौन सी? बेड़च और माही
और सॉरी बेड़च, बेड़च के साथ बनास, बनास के साथ जो है वो मेनाल, ये तीनों मिलकर जो है बिंगोद में बनाती है। उसके अतिरिक्त जो राजमहल है, राजमहल जो है, राजमहल के अंदर बनता है खारी और डाई नदी और बनास नदी मिलकर बनाती है टोंक के अंदर। तो ये दोनों ही जो संगम है, 3 संगम टोटल जो है वो किस पे बन रहे हैं, हमारी बनास नदी पे बन रहे हैं। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो 3 नदियों का संगम है। देखिए उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है और डूंगरपुर में है और बांसवाड़ा में नहीं है। तो डूंगरपुर में जो बनेश्वर धाम है वो डूंगरपुर के जो सापला कस्बा है उस पे है, तो वहां पर जो है ये संगम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुराल नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कुराल नदी का संबंध जो है वो कौन से जिले से है, बहुत अच्छा याद है। देखिए कुराल के साथ एक याद रखिएगा आप, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कुराल, कुराल और एक शब्द याद रखिएगा ऊपरमाल। अब सभी को पता है ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल का पठार है, कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो कुराल नदी जो है वो भीलवाड़ा से निकलती है, पर ऑप्शन में हमें क्या नहीं दिया है, भीलवाड़ा नहीं दिया है। तो ऊपरमाल आप सभी को पता है, बिजोलिया और जो बेगू वाला हिस्सा है उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, बेसरोडगढ़ के पास वाला। तो ये बूंदी जो है उसमें भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में प्रवेश करती है, बूंदी से ये चंबल में चली जाती है। तो कुराल नदी का जो संबंध है वो कौन से जिले से है, बूंदी से है। बूंदी में भी याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, कुछ छोटी नदियों में से प्रमुख नदी यही है बूंदी में। तो याद रखिएगा कुराल नदी जो है वो बूंदी से संबंधित है, मैंने आपको कहा था। देखिए अब जो है प्रश्न राजस्थान के भौतिक विभागों में, चाहे वो नदी पूछ ले, चाहे वो पर्वत पूछ ले, चाहे वो पठार पूछ ले, कुछ भी पूछे, आप ये मान के चलिएगा एक तो अरावली का दक्षिणी पाट, एक हाड़ौती का पठार और एक हमारा जो दक्षिणी आद्र वाला भाग है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, उदयपुर वाला जो हिस्सा आता है, वहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। निश्चित रूप से लिख लीजिए आप, एक तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी, अरावली और पठार, ये 3 तो आपको 100% तैयार कर लेने हैं क्योंकि प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और भी हमारे साथी जुड़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला, ये हो गया 7 प्रश्न हो चुके हैं इस वाले पार्ट में से। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा गया है कि एरिडोसोल राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहां उल्टा पूछा गया है, जलवायु से प्रश्न पूछा गया पर पूछी क्या गई है, मिट्टी। तो मृदा से मैंने आपको कहा था 2 प्रश्न आए, परंतु ये जलवायु से जुड़ता है इसलिए हमने जलवायु में रखा है। देखिए एरिडोसोल, अगर हम बात करें जलवायु के वर्गीकरण की, तो राजस्थान को यूएसए का जो 1991 का वर्गीकरण है उसके तहत 5 उप विभागों में बांटा गया है। कितने में, 5 उप विभागों में बांटा गया। कौन कौन से, सबसे पहली अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एंटीसोल। कौन सा आता है, एंटीसोल। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है एरिडोसोल। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है अल्फीसोल। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है इंसेप्टिसोल। और जो 5वां आता है वो आता है हमारा वर्टिसोल। वर्टिसोल। तो याद रखिएगा ये 5 भाग बांटे गए हैं। सबसे पहले बात करें एंटीसोल की, तो हमारा जो ऐसा क्षेत्र जो सिंचित नहीं है, जो हमारा पहला क्षेत्र है, जो शुष्क प्रदेश है, वो एंटीसोल के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम बात करें एरिडोसोल, जो शुष्क और अर्धशुष्क वाला प्रदेश वाला भाग है, या हम के अर्धशुष्क मैदानी वाला जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है अल्फीसोल। कौन सी, अल्फीसोल। अल्फीसोल देखिए जो हमारा जलोढ़ मृदा वाला, कौन सा, जलोढ़ मृदा, मतलब ऐसा मैदानी भाग जो नदियों द्वारा बनता है, ये वाला हो गया शुष्क व अर्धशुष्क। ये हो गया रेतीला। और इंसेप्टिसोल की हम बात करें तो ये है हमारा पर्वतीय, मतलब अरावली वाला भाग हो गया। और वर्टिसोल जो काली मृदा वाला पठारी भाग है, काली मृदा वाला जो पठारी भाग है वो इसके अंतर्गत आ गया। तो ये जो 5 पार्ट आपको याद रखेंगे और उसके साथ ही जो उसकी विशेषता वो याद रखेंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा अर्धशुष्क प्रदेश, क्योंकि एरिडोसोल जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात कर लें। ये देखिए आपके लिए मानचित्र ले आया, इसमें सबसे पहला जो एंटीसोल है जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी,
अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो हिस्सा है, जो रेतीला मरुस्थलीय भाग है, वो इसके अंतर्गत आता है। एरिडोसोल जो अर्धशुष्क वाला भाग है, इसमें आप देखेंगे सांचौर, जालोर, उसके साथ जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे बीकानेर का भी कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद हम अगर ऊपर की तरफ बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना वाला जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद अल्फीसोल है, जो मैंने बताया आपको कि जलोढ़ मृदा वाला है। जलोढ़ मृदा वाला भाग जो है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर वाला जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ गया। इसके बाद हम इसमें कुछ भीलवाड़ा का हिस्सा भी आता है। इंसेप्टिसोल की बात करें, मैंने पर्वतीय भाग बताया, तो आप सभी को पता है कि ये दक्षिणी अरावली वाला हिस्सा है, और इसके साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर वाला जो हिस्सा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ वाला, वो इसके अंतर्गत आ गया। और आखिर में मैंने आपको काली मृदा की बात की। काली मृदा कहाँ मिलती है? पठार में मिलती है। तो पठार वाला हिस्सा जो है वो किस में आ गया? वो वर्टिसोल के अंतर्गत आ गया। तो ये हमारा मानचित्र है, इससे हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो है राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है? देखिए, लाल लोमी मृदा की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने के कारण मृदा का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, और पथरीले कंकर पत्थर मिलते हैं। इस वजह से ये जो हमारा जो हिस्सा है ना, ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें मिलती है कौन सी? लाल लोमी मृदा। और ये प्रमुखतः कहां मिलेगी? उदयपुर में मिलेगी, उसके साथ सलूम्बर में मिलेगी, डूंगरपुर में मिलेगी, प्रतापगढ़ में मिलेगी, और जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है थोड़ा बहुत, उसके अंदर ये मिलेगी। कौन सी? लाल लोमी मृदा प्रतापगढ़ में प्रमुखता पाई जाती है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। वन्य जीवों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। कितने पूछे गए? एक प्रश्न पूछा गया वन्य जीवों से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में नहीं है और है में सब गड़बड़ हो जाती है। तो पहला जो दिया गया है वो दिया गया है शेरगढ़ सिरोही, फिर दिया गया ताल छापर चूरू, फिर दिया रामसागर धौलपुर, और फिर उसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर। तो ये तो बिल्कुल सही है, धौलपुर वाला भी सही है, चूरू वाला भी, ताल छापर जो कृष्णमग मिलते हैं वो वाला हिस्सा भी सही है, और शेरगढ़ वाला जो है ये गलत है। सिरोही में ना होकर ये क्या मिलता है? 12 में। कहा मिलता है? 12 में। शेरगढ़ अभ्यारण्य का है 12 में। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य है, पार्क है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये हम देखें राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये नम भूमियां हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाने वाला है। यहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से 2 प्रश्न पूछे गए, बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, और 13 अगस्त को क्या मनाते हैं, ये भी चर्चा कर लेते हैं। 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस, सभी को पता है पृथ्वी दिवस कब आता है? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। और उसके साथ 13 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो यह है अंगदान दिवस। कौन सा? अंगदान दिवस। तो ये भी याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष में आरंभ हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1000 बार पूछा गया होगा राजस्थान और इंडिया के एग्जामों में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत इजी भी है, बहुत बार पूछा जाता है। कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में प्रारंभ हुआ, 1973 में प्रारंभ हुआ। अच्छा, इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1972 में क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ? तो यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया वो 1972 में लाया गया। तो याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया वो 1972 में लाया गया। लागू कब हुआ? प्रारंभ हुआ 1973 में। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो पूर्व में हमारे यहाँ 4 चल रहे थे और वर्तमान में कितने चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो हमारा था रणथंबोर, जो कहां पर है? सभी को पता है, सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद हम बात करें दूसरा, वो है सरिस्का, जो कहां पर है? अलवर में है। फिर तीसरे की बात कर लें तो तीसरा जो हमारा है वो है कोटा में, मुकुंदरा हिल, जो कि कहां है? कोटा के अंदर। और फिर चौथे की बात करें तो चौथा है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, जो कहां है? बूंदी में। याद रखिएगा, विष कहां मिलता है? बूंदी में। फिर उसके बाद जो 5वां सबसे नवीनतम, राजस्थान का 5वां है और देश का 54वां है, जो 2022 में घोषित हुआ, वो कौन सा है?
धौलपुर करौली, इसका नाम ही क्या रखा गया है, धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये जो हिस्सा है ये 5वां है, राजस्थान का 2022 में घोषित हुआ, और देश का कौन सा है, 54वां। अभी कितने हैं टाइगर प्रोजेक्ट, 54 टाइगर प्रोजेक्ट पूरे देश में काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे, अगले कृषि जलवायु प्रदेशों की, बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए चलते हैं सबसे पहले कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी का अर्थ हो गया जो शीत ऋतु में, सर्द ऋतु में बोई जाती हो। तो शीत ऋतु में क्या क्या बोया जाता है, देखिए गेहूं का बोते हैं हम लोग, सर्दी की ऋतु में बोते हैं, जैसे आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास जो बुआई होगी, और मार्च में होली के आसपास हम गेहूं, चना और जौ, इन तीनों की ही कटाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो रबी की फसल ये तीनों है, और ये वाली जो बाजरे वाली फसल है ये रबी की फसल नहीं है, सभी को पता है शुष्क ऋतु में बोया जाता है बाजरा। बात करते हैं सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जितने भी अनुसंधान केंद्र है उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सरसों वाला जो है वो सेवर भरतपुर में है। डेगाना के अंदर क्या है, डेगाना में टंगस्टन उत्पादन होता है, कहां पर, रेवत की जो पहाड़ी है डेगाना शहर के आस पास वहां पर। और बालदा सिरोही में भी क्या होता है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो ये दोनों ही टंगस्टन का है। ढंड जयपुर जो है वो लोह उत्पादन क्षेत्र है, लोह एस यहाँ पर निकलता है। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखने हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से आपको 1 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है 2 मिल जाए। कृषि जलवायु प्रदेश में कृषि पढ़ते वक्त फसलें तो याद रखनी है, मिट्टियां भी याद रखनी है, पर साथ में क्या याद रखना है, कृषि जलवायु प्रदेश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप याद कीजिएगा, आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसमें बाजरा बोया जाता है, बाजरा कैसी फसल है, हम सभी को पता है किस प्रकार की फसल है बाजरा, किस प्रकार की फसल है सभी को पता है, ये शुष्क फसल है। शुष्क का अर्थ है कि यहाँ पर जो है मृदा में आर्द्रता की कमी है। तो आर्द्रता की कमी कहाँ मिलेगी, अर्ध शुष्क प्रदेशों में। कहाँ मिलेगी, अर्धशुष्क मैदानी भाग में मिलेगी। तो बाजरा अर्धशुष्क मैदानी भाग में बोया जाता है। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है वो भी कृषि जलवायु प्रदेश से है कि राजस्थान के सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। और इसी प्रश्न पत्र में देखिए राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। 3 प्रश्न पूछे गए थे पिछले प्रश्न पत्र में 2022 वाले में, तो निश्चित ही इस बार वाले में आपको 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो मिलेगा इस मानचित्र से। देखिए राजस्थान को कुल जो है इस प्रकार से 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। उसमें सबसे बड़े की बात करें तो 1C, कौन सा है, 1C, रोमन में 1C कहते हैं हम लोग, जो कि अति शुष्क मैदानी भाग है, सिंचित जो आंशिक रूप से सिंचित होता है वो वाला। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 4th B, जो कि आर्द्र मैदानी भाग है, आर्द्र मैदानी भाग है, दक्षिणी आर्द्र मैदानी भाग है, वो सबसे छोटा है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपसे जिले के माध्यम से पूछा जा सकता है, आपसे भौतिक प्रदेशों के माध्यम से पूछा जा सकता है, आपसे रेगिस्तानी, पर्वतीय, पठारी, मैदानी भाग के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये हिस्सा जो है 10 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ये पुराने जिले हैं, परंतु अब जो है आप नए जिले भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी मानचित्र में नए जिले लगाइए और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि पहले ये जो 4th भी है ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और थोड़ा सा हिस्सा उदयपुर का आता था, पर अब जो है इसमें सलूम्बर भी ऐड हो गया, तो 4 जिले हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ फलोदी ऐड हो गया है और यहाँ पर अनूपगढ़ ऐड हो गया है, तो 2 आपको 1C के अंदर भी ऐड होते हुए दिखेंगे। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए 2nd B पाली और जालोर आता था, अब इसमें 4 जिले हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है ब्यावर थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ गया है, इसके अतिरिक्त पाली आ गया है, इसके अतिरिक्त जोधपुर ग्रामीण आ गया है, उसके अतिरिक्त जालोर और सांचौर आ गया है, तो और बालोतरा का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत है। तो अब जो है 4 या 5 जिले आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो नए क्रिएट हुए हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। पशु जनगणना, मैंने आपको कहा था आपको पशु जनगणना पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक भैंसें मिलती है हमारी जयपुर में। सर्वाधिक गधों की, सर्वाधिक गायों की, सर्वाधिक बकरियों की, ये सारी जनगणना जो है आपको अच्छे से याद करनी है। एक पेपर में आप आराम से पशु जनगणना से संबंधित तथ्य लिख लीजिए, आपको आंसर मिलने वाले। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे 25 प्रश्न जो अभी आपने देखे, इसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा बांसवाड़ा जिला है। पहले भी हमने ये प्रश्न कर लिया है, फिर भी अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किस शहर से निकलती है। यहाँ जिला नहीं पूछा है, याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है और शहर भी पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर,
क्योंकि ये जो है उदयपुर के अंदर से गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो NH8 है, वर्तमान का जो NH8 है वो इसके अंतर्गत आता है। बात कर ले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो देखिए इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो देखिए ये प्रवेश करता है कोटपुतली बहरोड से। पहले ही अलवर और जयपुर वाला हिस्सा होता था, तो अलवर अब इसमें से हट गया है, तो कोटपुतली बहरोड से, फिर उसके बाद ये आता है जयपुर ग्रामीण में, फिर ये जयपुर शहर में ऐड होता है, फिर उसके बाद ये दूतू, दूतू के बाद ये अजमेर, अजमेर के बाद ये केकड़ी, केकड़ी के बाद ये ब्यावर, ब्यावर के बाद ये शाहपुरा से टच होता हुआ, मतलब शाहपुरा भी इसके अंतर्गत आता है, फिर भीलवाड़ा, फिर उसके बाद चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद ये चला जाता है हमारा उदयपुर में, और उदयपुर में जाने के बाद ये डूंगरपुर होता हुआ गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो हमारे राजस्थान के वर्तमान में 12 जिलों से निकलती है। कितने से? 12 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं लिख लें एक बार। तो सबसे पहले कोटपुतली बहरोड जो है वो हो गया, फिर उसके बाद जो दूसरा जिला है वो है जयपुर ग्रामीण, फिर तीसरा जिला है वो हो गया हमारा जयपुर शहर, जयपुर शहर से भी निकलती है, फिर उसके बाद चौथा जो है वो आ गया हमारा दूतू, फिर उसके बाद अजमेर, फिर उसके बाद 2 नए जिले जिसमें एक तो है केकड़ी, एक है हमारा ब्यावर, फिर उसके बाद भीलवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, फिर उसके बाद जो नया जिला है शाहपुरा, फिर 10वां जो जिला है वो आता है हमारा चित्तौड़, भीलवाड़ा में वापस आएगी शाहपुरा से निकल के और चित्तौड़ में प्रवेश करेगी। फिर 11वां जो है वो हमारा उदयपुर, जो शहर उदयपुर शहर से निकलती है, और 12वां जो है वो है डूंगरपुर। तो कुल मिलाकर 12 जिलों में से निकलती है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH48। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं खनिज संपदा से। 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है कि अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा। अगुचा माइंस जो है वो सीसे जस्ते की माइंस है। अगुचा गुलाबपुरा जो सीसा माइंस है उसकी बात कर रहे हैं। सीसा जस्ता यहाँ से निकलता है, चांदी निकलती है यहाँ से। और अब जो है वर्तमान में, अब आपको ऐसा लगेगा कि अगुचा या गुलाबपुरा जो है, गुलाबपुरा जो है वो शाहपुरा में सम्मिलित हो गया है, तो क्या ये शाहपुरा में चला गया है? तो बिल्कुल गलत है। ये जो माइंस है ये अभी भी भीलवाड़ा में ही है। अगुचा गुलाबपुरा जो माइंस है या सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो शाहपुरा उसमें नहीं मिलेगा। आगे आने वाले एग्जाम में याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में शाहपुरा भी देगा, तो आपको गलत नहीं करना है, ये भीलवाड़ा में ही स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान में से निम्नलिखित में कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन में है? तो अभ्रक के उत्पादन में भी कौन सा है? भीलवाड़ा ही। हालांकि अजमेर भी इसमें आता है पर ऑप्शन में नहीं है, फिर भी भीलवाड़ा जो है वो प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजस्थान में। तो याद रखिए खनिजों से। फिर रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये पूछा गया है खनिज संपदा से ही। 3 प्रश्न आ गए हैं। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र जो है वो अवस्थित है कहां पर है? तो ये है हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? कोटा में नहीं है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ जो तहसील है वहां पर है रावत भाटा, और रावत भाटा जो है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ये जो प्रश्न थे ये हमने जो 25 प्रश्न है वो देखे, उसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि कौन से पार्ट में से कितने प्रश्न आए हुए हैं, और अब जो है हमें तैयारी करते वक्त किन किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे खनिज जो है, खनिज वाला जो हिस्सा है, यहां से आप देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण कृषि जलवायु प्रदेश से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, खनिज से आपको 3 मिले हैं, अफवाह तंत्र से आपको 7 मिले हैं। इसके अतिरिक्त मृदा, इसके अतिरिक्त स्थिति विस्तार में सबसे ज्यादा समय लगता है, पर यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा गया। भौतिक प्रदेशों से भी एक आया। तो डिपेंड करता है कि वो जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, ये हमें ध्यान रखना है। 25 प्रश्न कम नहीं होते हैं। इसके बाद हम लेके आएंगे जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाले जो 30 प्रश्न है उनका विश्लेषण। आज जो है थोड़ा सा लंबी हो गई क्लास, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा और छोटा करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपने अगर साथी, कोई ऐसा साथी जो लेवेशन की तैयारी करने वाला है, उसको जरूर इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमसे कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जो है तुरंत जवाब देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में।